बोर्ड पे देखिए जी, चैप्टर चल रहा है फाइनल अकाउंट के अंदर टॉपिक चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट। कुछ क्वेश्चन कर लिए थे, आगे स्टार्ट करने वाले हैं। वो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं अपने प्रॉफिट के बारे में। बोर्ड में लिखा है सर सेल मान लीजिए 20,000 रुपए है और कॉस्ट 16,000 रुपए है, तो प्रॉफिट 4,000 रुपए आया। अब सोचिए प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना है, बताइए प्रॉफिट इन परसेंटेज कितना है? 20% या 25%? 25% आंसर है। कोई 20 के फेवर में भी है? दोनों आंसर्स करेक्ट। 20% आंसर भी करेक्ट है, 25% वाला आंसर भी करेक्ट। जब प्रॉफिट बोला जाता है परसेंटेज में तो किसके टर्म्स में बोला जा रहा है? इन्वेस्टमेंट की के सेल की, इसलिए हमारा आंसर अलग अलग आता है और दोनों आंसर सही। प्रॉफिट अगर कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट इनटू 100, प्रॉफिट 4,000 कॉस्ट 16,000 इनटू में 100, ये 25% आ गया। अगर प्रॉफिट में बोलूं सेल पर, तो प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100, 4,000 अपॉन 20,000 इनटू 100, ये आ गया जी 20%। देखो दोनों का मीनिंग अलग अलग क्यों है? ये 25% क्या बता रहा है और 20% क्या बता रहा है? ये 20% बता रहा है, ये बता रहा है मेरा मार्जिन कितना है सेल। एक मार्कर 100 रुपीज का सेल करके मैं 10 रुपीज कमा रहा हूं, तो 10% का मेरा मार्जिन है वो उसका। सेल पे कितना प्रॉफिट है वो हमारा मार्जिन बताता है। पहले वाला 25% क्या बता रहा है कि मैं कितना पैसा लगा रहा हूं, उस पर कितना पैसा कमा रहा हूं। देखो दिस इज माय इन्वेस्टमेंट, द कॉस्ट इज द इन्वेस्टमेंट एंड दिस इज द सेलिंग प्राइस। तो जितना पैसा मेरे पास टोटल आता है, टोटल रिसीट जितनी होती है, उसमें कितना परसेंट मेरा है? सिंपल सी बात सर, मैं किसी को कहता हूं मान लीजिए तुम्हारे 1 लाख रुपए की सेल हो गई, एक दिन में तुम बहुत कमा रहे हो, तो कहता भाई मेरा मार्जिन तो 5% का ही है। पैसे 1 लाख रुपए आ रहे हैं लेकिन मेरे खुद के पैसे तो उसमें 5,000 रुपए हैं, बस मेरा मार्जिन 5%। फॉर एग्जांपल हमारा अगर ये प्रॉफिट ऑन सेल 5% है तो 5% का ही मार्जिन है। या इसी का एग्जांपल लो, तो मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए की सेल करी, कस्टमर आए, सामान बेचा, 1 लाख रुपए मेरे पास आ गए, तो 1 लाख में से मेरी कमाई तो सिर्फ 20,000 रुपए की है, क्योंकि 20% का मार्जिन है सेल पर। ये तो ये बता रहा है 20%। 25% क्या बता रहा है कि मैंने जितने पैसे लगाए उस पर मैं कितना कमा। मैं 10 लाख रुपए का सामान खरीद करके लाया हूं, सपोज 10 लाख रुपए का सामान खरीद करके लाया हूं और 25% की मेरी कॉस्ट पर प्रॉफिट आता है, तो मतलब ये सामान 10 लाख का मैंने खरीदा, 12.5 लाख में बेचूंगा, 25% के प्रॉफिट में बेचूंगा। आप देख सकते हो दोनों परसेंटेज अलग अलग हैं लेकिन दोनों में प्रॉफिट बराबर है। इस वाले केस में भी प्रॉफिट 4,000 है 25% में, इस वाले केस में 20% में भी प्रॉफिट 4,000 रुपए। किस टर्म्स में निकाल रहे हैं हम प्रॉफिट, इस पे दोनों बातें अलग अलग हो जाती हैं। समझ आ रही है कुछ बात? इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस चैप्टर में तो काम आना ही आना है, 12th में भी काम आएगा, ग्रेजुएशन में हर एक ईयर में काम आएगा। इस टॉपिक को समझ लेना है बहुत अच्छे से। प्रॉफिट कॉस्ट पर अलग परसेंटेज बताता है, प्रॉफिट सेल पर अलग परसेंटेज बताता है। इन रुपीस प्रॉफिट सेम है, इन रुपीस प्रॉफिट सेम है, इन परसेंटेज अलग अलग है। कॉस्ट के हिसाब से देखें तो अलग परसेंट आती है और सेल के हिसाब से देखें तो अलग परसेंटेज आती है। ठीक, सर चेक कर लेते हैं हमने परसेंटेज सही निकाली है कि नहीं निकाली। मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा हो कॉस्ट 16,000 है और प्रॉफिट 25% है, तो प्रॉफिट निकाल के देखें। 16,000 रुपीज की कॉस्ट है और 25% का प्रॉफिट है।
देखो 4000 रुपये ही आ रहा है, सही आ रहा है बिल्कुल। तो दूसरी परसेंटेज भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हो सेल 20,000 है और प्रॉफिट 20% है, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20,000 मल्टीप्लाई बाई 20/100, प्रॉफिट अब 4000 रुपये आ रहा है। इसका दोनों परसेंटेज मतलब सही है। अब क्वेश्चन में जो डिफिकल्टी लेवल आ जाती है वो क्या आ जाती है, कॉस्ट 16,000 है और प्रॉफिट ऑन सेल 20% है, और प्रॉफिट बताओ। क्वेश्चन यहां डिफरेंट हो गया, अलग हो गया, डिफिकल्ट हो गया, जो थोड़ा माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए कॉस्ट 16,000 है, प्रॉफिट 20% है। मैं 16,000 का 20% निकाल दूं तो 3200 आएगा, 3200 रुपए। वो तो सही आंसर नहीं है ना। तो क्वेश्चन वाला क्या दे दिया कि मुझे जिस पर परसेंटेज लगानी है वो तो कॉस्ट दे दी, और परसेंटेज कॉस्ट वाली की जगह सेल वाली दे दी, परसेंटेज कॉस्ट वाली की बजाय सेल वाली दे दी, और अमाउंट कॉस्ट वाला दे दिया। दोनों चीजें इंटरचेंज कर दी। अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने आने वाले हैं हमारे आने टॉपिक के अंदर, इसलिए डिस्कशन चल रहा है इसका। रुपीस में कॉस्ट पता है, परसेंटेज में सेल का प्रॉफिट पता है। ऐसे केस में क्या करना है सर, मान लेते हैं सेल 100 रुपए। सर सेल ही 100 क्यों मानी, कॉस्ट 100 क्यों नहीं मानी? पहला रीजन कॉस्ट तो दे रखी है, उसे क्यों माने? दूसरी बात परसेंटेज जिस पर दे रखी होती है ना, हमेशा उसको 100 मानते हैं। ये लेट करने का रूल होता है। बेस उसको लेना है जिस पर हमें कोई रिलेशन गिवन है। प्रॉफिट जो है वो सेल के रिलेशन में गिवन है, तो हमें सेल को 100 मानना है। मान लीजिए सेल 100 रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा 20% के हिसाब से 20 रुपए होगा, तो कॉस्ट कितनी होगी 80, इस हिसाब से 80 होगी। 16,000 अगर 80 है जो है उससे डिवाइड करो, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। आपको सेल चाहिए 100 से मल्टीप्लाई करो, प्रॉफिट चाहिए 20 से मल्टीप्लाई करो, कॉस्ट चाहिए वापस से 80 से मल्टीप्लाई करो, जो है उससे डिवाइड करो, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। मुझे प्रॉफिट चाहिए सपोज, तो प्रॉफिट के लिए मैं 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आगे 4,000 रुपये आंसर। ठीक है जी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि कॉस्ट पता है रुपीस में, लेकिन सेल पता है, प्रॉफिट पता है सेल की परसेंटेज, तो हमें लेट करके 100 सेल को जिस पे परसेंटेज दे रखी है उसको 100 लेट करके सॉल्व करना होगा। सेल 20,000, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 25%। सेल 20,000 दे रखी है, और जो परसेंटेज है प्रॉफिट की वो कॉस्ट पे दे रखा। अब भी डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते सर। देखो अगर मैं 20,000 का 25% करूंगा ना तो 5,000 आएगा। 5,000 तो करेक्ट आंसर नहीं। वे परसेंटेज दे रखी है मुझे कॉस्ट वाली, लेकिन परसेंटेज में लगा था कॉस्ट पर, कॉस्ट नहीं पता सेल पता है, तो अलग अलग अमाउंट अलग अलग कैलकुलेशन देगी। इसमें भी हमें लेट करने वाला काम करना पड़ेगा। इसमें लेट किसको करूं, सेल को कि कॉस्ट को, क्योंकि जो रिलेशन दे रखा है मुझे कॉस्ट पे दे रखा है। मान लेते हैं कॉस्ट 100 रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा, कॉस्ट का 25%, मतलब 100 रुपए का 25%, 25 रुपीज। ध्यान से बताना, कॉस्ट अगर 100, प्रॉफिट अगर 25, तो सेल कितनी 75, सर नालायक 125। सर पिछली बार तो आपने घटाया था, इस बार भी घटाना था, घट लिया था हमने। सेल से अगर कॉस्ट पे आ रहे हैं दोस्त तो ही तो घटाएंगे। सिंपल सी बात, कॉस्ट बढ़ी कि सेल बढ़ी, सेल बढ़ी, तो कॉस्ट से अगर सेल बढ़ा तो बढ़ाएंगे हम, प्लस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन में 20,000 रुपीज दे रखा है, ये क्या चीज है, सेल है, जो है उससे डिवाइड करो, और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। कॉस्ट चाहिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, प्रॉफिट चाहिए 25 से मल्टीप्लाई कर दो, वापस से सेल चाहिए 125 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आज हमें प्रॉफिट चाहिए 25 से मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है जी।
तो अगर ऐसा दे रखा हो कि परसेंटेज जो प्रॉफिट की है वो अलग पर है और हमारे पास अमाउंट अलग गिवन है, दोनों डिफरेंट है, तो हमें 100 मान करके जिस परसेंटेज दे रखी है उसको 100 मान करके इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब देखते हैं क्वेश्चन निकाल लीजिए। पेज नंबर बोलेंगे, पेज नंबर कौन सा है? 128। 128 पेज 138 पहले क्वेश्चन कर रहे हैं जी, क्वेश्चन नंबर 5। पेज 138 क्वेश्चन नंबर 5। पेज 138 क्वेश्चन नंबर 5 पढ़े जी। लिखा है जी, ascertain the value of opening stock from the following particulars। कैलकुलेशन दे रखी है, इनमें से आपको ओपनिंग स्टॉक निकालना है। सर क्वेश्चन में ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं मांगा, अब हमारी मर्जी है ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर ओपनिंग स्टॉक निकालें या फिर हम फॉर्मूला के फॉर्म में ओपनिंग स्टॉक निकालें। क्या क्या दे रखा है सर? परचेजेस गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक और लिखा हुआ है जीपी ऑन कॉस्ट इज 20%। क्वेश्चन में कहीं भी कॉस्ट गिवन नहीं है, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है। ध्यान दें, क्वेश्चन में सीओजीएस कॉस्ट गिवन नहीं है, सेल्स गिवन है। और प्रॉफिट के परसेंटेज किस पर गिवन है? वो कॉस्ट पर गिवन है। ट्राई कीजिए कैसे निकालेंगे प्रॉफिट। सेल्स है 54,000, जीपी ऑन कॉस्ट है 20%। बताइए 100 किसे मानना है, कॉस्ट को कि सेल को? कॉस्ट को। कॉस्ट को 100 मानना है। प्रॉफिट कितना आ जाएगा फिर? 100 का 20% 20, सेल कितनी आएगी? 80, 120 बढ़ाना है। प्रॉफिट सेल पे जा रहा है तो बढ़ाना है, ठीक है जी। तो 54,000 को किससे डिवाइड करें, किससे मल्टीप्लाई करें? किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई बताएं जी? जो है 50,000 की सेल है ना, सेल 120 है, जो है उससे डिवाइड करें और जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करें। 54,000 रुपये सेल गिवन है ना, और अभी अभी हमने सेल कितने निकाली? 120। जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। अब इस क्वेश्चन का वर्किंग नोट हो गया समझ लो। कितना है आंसर? 9,000 आ रहा है। 9,000 हाँ जी, जीपी आया, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में मुझे बताइए कोई ऐसी आइटम है क्या जो इग्नोर करनी है? बिल्कुल देखनी नहीं। कैरेज आउटवर्ड सही है, सेल के टाइम का किराया होता है, परचेज के टाइम का नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट में इसे इग्नोर कर देते हैं। अब इस क्वेश्चन को ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं या फॉर्मूले के फॉर्म में भी कर सकते हैं। देखिए मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मैं क्या करता हूं, देखो यहां पर मैंने इक्वल का साइन लगा दिया और मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिख रहा हूं डेबिट साइड ट्रेडिंग की, और राइट हैंड साइड में लिख रहा हूं क्रेडिट साइड। डेबिट साइड की आइटम देखिए सर, ओपनिंग स्टॉक मतलब परचेजेस, वेजेस, कैरेज इनवर्ड्स और जीपी। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक हमें निकालना है, परचेज गिवन है, वेजेस गिवन है, कैरेज इनवर्ड्स गिवन है, आउटवर्ड इग्नोर करना और जीपी पे आता है डेबिट में। क्या लिखूं क्रेडिट साइड में बताइए? सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। अब ये छोटा सा फॉर्मूला हमने बना दिया बड़ी आसानी से, क्योंकि जब हमेशा फॉर्मूला बना पाओ एग्जाम में जरूरी नहीं है। अगर आप इतनी सी बात याद कर लो, इस ट्रेडिंग का मैं क्या करूंगा, इधर लिख दूंगा सारी की सारी डेबिट साइड और राइट हैंड साइड लिखूंगा सारी सारी क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मांगा है, बाकी सब कुछ पता है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक मांगा है, बाकी सब कुछ पता है। फॉर्मूला लिखें, वैल्यूज पुट करें तुरंत। अगर फुल फॉर्म लिखना भूल जाओगे कि तुमने पीडब्ल्यू क्या है सर सीएस क्या? देखो भूल गए। सेल्स के साथ क्या आता है बताइए? क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक। ये लिखा है मैंने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक। लेफ्ट हैंड साइड पे डेबिट साइड लिख दी मैंने और लिख दिया राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड। ओपनिंग स्टॉक निकालना है, बाकी सब कुछ पता है, तुरंत वैल्यूज पुट करें। ओपनिंग स्टॉक की जगह ओपनिंग स्टॉक भी लिख रहा हूं
परचेज कितनी से रखी है? 42,000। वेजेस 6,000। कैरेज इनवर्स 2,000। ग्रॉस प्रॉफिट अभी भी कैलकुलेट करा हमने 9,000। सेल्स गिवन है 54,000। क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 20,000। कौन सा ऐड करें? 15,000 आया। इसको ऐड करा पहले 74 तो उस साइड का टोटल है। Yes, sir. 59,000. मास्टर का कितना है? 15,000. ये भी हमारा आंसर का पार्ट है कैलकुलेशन, ठीक है जी। नोट करें, डाउट हो क्वेश्चन। सर हाँ जी सर अगर कॉस्ट सेल से ज्यादा होगी तो वो लॉस होगा। हाँ जी, लॉस होगा। सर वो कैसे निकालेंगे लॉस परसेंटेज? दूसरा क्वेश्चन आएंगे चैप्टर के अंदर तो उसमें करेंगे, ऐसा क्वेश्चन भी है लॉस वाला। वो पढ़ाया नहीं मैंने अभी, जितना पढ़ाया मैंने क्वेश्चन नोट कर लिया जी सर ने। बढ़े जी आगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है कैलकुलेट करें क्लोजिंग स्टॉक इन डिटेल्स के साथ। ओपनिंग स्टॉक गिवन है 80,000, कैश सेल्स 2,40,000, क्रेडिट सेल्स 1,60,000। टोटल सेल कितनी हो गई? 4 लाख की हो गई सर। टोटल सेल 4 लाख की हो गई। और परचेजेस गिवन है 2,80,000, 2,80,000। क्वेश्चन लिखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। $33 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1 परसेंटेज लगाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज हटाना हो तो डिवाइड बाय 100। जीपी ऑन कॉस्ट ये दे रखा, जीपी ऑन कॉस्ट ये दे रखा 1/3। मतलब मान लीजिए मेरी कॉस्ट 300 रुपए है तो प्रॉफिट 100 रुपए। ठीक। क्वेश्चन में सर सेल्स गिवन है 4 लाख। 4 लाख कैसे आया? कैश सेल और क्रेडिट सेल दोनों को ऐड करके। अगर क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न होती तो वो भी माइनस कर देते। और जीपी जो दे रखा है वो ऑन कॉस्ट दे रखा है 1/3। इसमें जो 100 लेट करना है वो कॉस्ट को लेट करना है कि सेल को लेट करना है? कॉस्ट के रिलेशन में दे रखा हो। सर अगर मैं 100 लेट करूंगा ना कॉस्ट को तो प्रॉफिट जो आएगा ना वो 33.33 डेसिमल में आ जाएगा। तो कड़ी कैलकुलेशन टफ हो सकती है इससे। इसकी आसानी के लिए आप क्या कर सकते हो? कॉस्ट को 300 रुपए मान लो। मतलब कोई ऐसा नंबर जो क्लियरली बिना डेसिमल के 3 को डिवाइड कर सकता। तो 300 अगर मैं कॉस्ट मान लेता हूं तो 300 का डिवाइड बाई 3 ये 100 रुपए आ जाएगा प्रॉफिट। तो ऐसे मान सकते हैं 300 कुछ भी मान सकते हैं। हाँ जी कुछ भी मान सकते हैं। 5,000 मान लो, 6,000 मान लो, 15,000 मान लो, आंसर कभी सेम ही आएगा। 100 लेट करके हम रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं इस परसेंटेज के फॉर्म में। इस नंबर्स का हम यूज नहीं करते, इसलिए आप 100 की जगह कुछ भी मान सकते हो। पिछले क्वेश्चन में 100 माना था, उसमें 150 मान के देख लेना, सेम आंसर आएगा। 100 की जगह 300 इसलिए माना ताकि डेसिमल में ना कैलकुलेशन आसान हो जाए। अब 100 मान करके करेंगे डेसिमल में तो भी आंसर सही आएगा, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। कॉस्ट मैंने 300 मान लिया सर, इसमें प्रॉफिट 1/3 क्लियरली 100 रुपए आ गया, तो सेल कितनी हो गई? 400 रुपए हो गई। 4 लाख रुपए को किससे डिवाइड किससे मल्टीप्लाई? 400 से डिवाइड एंड 4 लाख रुपए सेल है तो इसको सेल से डिवाइड करना है, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई। प्रॉफिट कितना है? 100। 1 लाख।
लेट करते टाइम आप 100 मानो, 300 मानो, 600 मानो, 900 मानो, जो मर्जी मान लो, आंसर सेम आएगा। बस हमें कैसी वैल्यू माननी पड़ती है ताकि डेसिमल में ना आए। ये कैलकुलेशन आसान करना है। ये भी नोट कर लेना, कहीं कोई भी कंफ्यूजन रहेगी कि ये कैसे बन गया 1/3, ये भी नोट कर लेना। तो ये बच्चे बैठ गए, हो गया क्वेश्चन, आगे करो। प्रॉफिट तो निकला है भाई, वो थोड़ा मांगा था, क्लोजिंग स्टॉक मांगा है ना क्वेश्चन में। तो स्कूल वगैरह जा रहे हैं आप लोग, नहीं जा रहे हैं? सर कल से खुल सर रहे कल से खुलेगा। कल से खुलेंगे। तो जाना तो ऑप्शनल है ना, लेकिन नहीं सर, नहीं सर, अब नहीं है। कंपलसरी है जाना। यस सर। कितने दिन तक? पता नहीं। पता नहीं। जब तक वो नहीं आता, जब तक वो हमारा डॉक्यूमेंट नहीं आता, सुना नहीं मैं। वो हमारा जब तक डॉक्यूमेंट ऑनलाइन नहीं आता। ऑनलाइन का तो ऑप्शन ही हटा दिया सर अब। ऑफलाइन ऑर्डर डिटेल्स कर दिया, ऑर्डर इवन रोल नंबर के हिसाब से। स्कूल के रेगुलर डेज है स्कूल में? सर ऑल्टरनेट रेगुलर भी स्कूल जाने का टाइम? 3,000 आ रहा है। स्कूल से 2 बजे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। सेम फॉर्मूला लगाते हैं जी। यस ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, बेसिक क्वेश्चन में नहीं है सर, छोटा क्वेश्चन हो गया। कैश एंड बॉडी में नहीं, और छोटा क्वेश्चन हो गया। ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स है, क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 80,000, परचेजेस की वैल्यू 2,80,000, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू 1 लाख, अभी भी सॉल्व किया था। सेल्स की वैल्यू 4 लाख, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। 4,60,000। राइट आंसर लिख दीजिए, मैंने 60,000 सॉल्व। डाउट है तो पूछें। पेज 132 पर आ गए जी। ट्रेडिंग अकाउंट दिया हुआ है इसके अंदर। सर फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में कर पढ़ना है हमको। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। अभी हमने पहला ही पार्ट पढ़ा है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से भी प्रॉफिट निकलता है, और उसके बाद जब स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इससे भी प्रॉफिट निकलता है, दोनों से प्रॉफिट निकलता है। तो दोनों के प्रॉफिट में कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ प्रॉफिट लिखा हो तो पता कैसे लगेगा कौन से वाला प्रॉफिट है। इसलिए एक प्रीफिक्स लगाया हुआ है, इसके आगे ग्रॉस और इसके आगे नेट। प्रीफिक्स लगाया हुआ है, इसके आगे ग्रॉस और इसके आगे नेट। ट्रेडिंग अकाउंट वाला ग्रॉस प्रॉफिट समझ लीजिए, ऐसे कहते हैं मोटा मोटा प्रॉफिट। फॉर एग्जांपल 50 लाख के हमने गुड्स खरीदे और 60 लाख में बेच दिए, 10 लाख रुपए का प्रॉफिट है। ये मोटा मोटा प्रॉफिट 10 लाख रुपए का, जो हमें अपेरेंटली क्लियरली दिख रहा है। लेकिन इसके बाद सब दुकान की रेंट, एम्प्लॉय की सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल और भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं, उनको घटाने के बाद फाइनली नेट क्या बचा, वो नेट प्रॉफिट होता है। क्लियर हो गई जी बात। अभी हमने सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट सीखा है। ग्रॉस वर्ड का मीनिंग ये बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि ग्रॉस वर्ड क्यों लगाया हुआ आगे। तो पीएनएल वाले प्रॉफिट से अलग करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए, क्योंकि हम दो प्रॉफिट पढ़ रहे हैं, दोनों का नाम सेम नहीं हो सकता, अलग अलग नाम होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब मोटा मोटा प्रॉफिट जो सिंपल गुड्स बेच करके अर्न करा, सारे खर्चे लेस करने के बाद जो नेट बचा उसे नेट प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि पीएनएल अकाउंट में पढ़े। जो प्रीफिक्स प्रॉफिट के लिए है वही प्रीफिक्स लॉस के लिए भी है। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस है तो उसके आगे हम ग्रॉस वर्ड लगाएंगे, अगर पीएनएल अकाउंट में लॉस है
तो उसके आगे हम नेट वर्ड लगाएंगे। तो चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं तो ग्रॉस वर्ड लगाएंगे, पीएनएल अकाउंट बना रहे हैं तो नेट वर्ड लगाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो स्टडी अकाउंट में आपको दिख रहा होगा सबसे लास्ट आइटम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है कि यही प्रॉफिट ट्रांसफर होना है पीएनएल अकाउंट में। पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होता है, जब पीएनएल अकाउंट बनाएंगे तब सीखेंगे। एक्सपेंडिचर सर चैप्टर 2 का एक ये वाला टॉपिक रिपीट है इस चैप्टर के अंदर। मैं चैप्टर 2 का लिंक नहीं दे रहा, उसका रेफरेंस नहीं ले रहा मैं। ये टॉपिक चैप्टर 2 में भी था, सेम टॉपिक इस चैप्टर में भी है। तो आपको टर्म 1 में भी पढ़ा था आपने, या आपको टर्म 2 में भी पढ़ना है। एक्सपेंडिचर की दो कैटेगरी, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसी को एसेट बोलते हैं और इसी को एक्सपेंस बोलते हैं। सर रेवेन्यू और एक्सपेंस दोनों सेम कैसे हो गए? रेवेन्यू वर्ड के दो मीनिंग होते हैं। रेवेन्यू वर्ड का एक मीनिंग आपको पहली क्लास में सिखाया गया था, इनकम। आपकी जब पहली क्लास थी अकाउंट्स की, उसमें आपको सिखाया गया था सारे इनकम को, आमदनी को, प्रॉफिट को रेवेन्यू कहते हैं। एक वो रेवेन्यू का मीनिंग था। रेवेन्यू का सेकंड मीनिंग होता है करंट पीरियड से रिलेटेड। ये वो सेकंड मीनिंग वाला रेवेन्यू है। एक्सपेंडिचर कैपिटल नेचर का, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू नॉर्मल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एसेट। ये समझ लीजिए अब सिनोनिम्स हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर लिखा हो क्वेश्चन के अंदर, समझ लो एसेट की बात हो रही है। क्वेश्चन में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिखा हो तो समझ जाओ एक्सपेंस की बात हो रही है। मुझे बताइए कार खरीदना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कार में पेट्रोल डलवाना कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है? क्लियर हो पा रही है ये बात? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल एक्सपेंस, पेट्रोल डलवाना या उसका रिपेयरिंग का खर्चा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो पा रही है ये बात? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू बाकी बचे। डेफर मींस पोस्टपोन करना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन का मतलब हम इस साल खर्चा ना मान करके आने वाले ईयर्स में खर्चा मानेंगे, इसको पोस्टपोन कर रहे हैं। ऐसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर का इसका एग्जांपल है, जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो स्टार्टिंग में ऐड बहुत ज्यादा कराया जाता है ताकि लोग अवेयर हो उसके बारे में। उसके सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स इतना ऐड का खर्चा नहीं किया जाता क्योंकि लोग उसके बारे में अवेयर हो जाते हैं, सबको पता है। फॉर एग्जांपल एक्टिवा का नया मॉडल आया, उसके अंदर ये टेक्नोलॉजी, उन्होंने स्टार्टिंग में ऐड वगैरह कर दिया कि ये टेक्नोलॉजी आई हुई है, सबको आइडिया लग गया, सुन लिया। अब हर साल उसको नहीं रिपीट करेंगे, नहीं बताएंगे। तो ये एक्सपेंस स्टार्टिंग में क्योंकि बहुत ज्यादा कर देते हैं और उसकी सेल जो है वो तो काफी साल तक होगी। फिर समझ लो पहले साल हमने ऐड कर दिया, पहले साल सेल भी हो गई, लेकिन जब पहले साल सेल होगी तो सेकेंड ईयर में भी सेल होगी। फर्स्ट ईयर के बाद जब कस्टमर ने ले रखा है, बाकी लोग देखेंगे उस प्रोडक्ट को, तो सेकेंड ईयर में रेफरेंस की वजह से और कस्टमर आएंगे बिना ऐड की वजह से। तो ऐसे खर्चे करना जिससे इनकम हमें कई सालों तक मिल सकती है, तो उस एक्सपेंस को भी हम कई सालों तक बांट सकते हैं। एक वजह। दूसरी वजह, सर इतना बड़ा एक्सपेंस हम अगर पहले साल में ही मान लें तो लॉस पे जाएगा। स्टार्टिंग में लॉस करना पड़ता है, लॉस पे भी काम करना पड़ता है। स्विगी जोमेटो सारे के सारे लॉस में अभी तक। Policybazaar.com का ऐड देखा होगा आपने, 10 साल पुरानी कंपनी है, अभी भी लॉस पे चल रही है। ऑनलाइन जितने भी इंश्योरेंस सेल होते हैं 93% इंश्योरेंस सिर्फ एक ही कंपनी के पास है, पॉलिसीबाजार, लेकिन तभी भी लॉस में है। ऐड पे खर्चा ज्यादा है, कमीशन कम, मार्केटिंग ज्यादा है, तो लॉस में चल रही है। लेकिन इनका पर्पस क्या होता है कि स्टार्टिंग में देखो इसके पास फंडिंग है, फंडिंग का बैकअप है, तो स्टार्टिंग में कई साल तक वो लॉस पे चल सकता है। उनको क्या करना है, बिजनेस ग्रो करना है, कस्टमर बढ़ रहे हैं तो सेटिस्फाइड है, भले लॉस चल रहा। तो अगर स्टार्टिंग में ही कई बार सारा का सारा लॉस इकट्ठे डाल देते हैं तो बहुत ज्यादा लॉस दिख जाता है। इन्वेस्टर इस चीज को नहीं समझता, इसलिए हम इस एक्सपेंस को कई सालों में बांटते हैं। इसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ध्यान रहेगा। अच्छे, तो क्वेश्चन 1 मार्क वाले आ सकते हैं कि कोई आपको एक्सपेंस का नाम दिया जाए और आपसे ये पूछा जाए कि बताइए ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो हैवी एडवर्टाइजमेंट वाला आपको एग्जांपल दिख जाए तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉर्मल एक्सपेंस वाला एग्जांपल दिखे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
और एसेट वाला एग्जांपल दिख जाए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहेगी बात। ये टॉपिक दिया हुआ है आपका 145 के नीचे दिया हुआ टॉपिक कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसका लिखा हुआ ग्रीन कलर से एसेट मिला। 145 पेज पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू एसेट। क्वेश्चन दे रखे हैं इससे 7 इस पे। आगे बढ़ें जी। 7 के बाद क्या लिखा हुआ है 8 क्वेश्चन के ऊपर, इनॉग्रेशन एक्सपेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सर हमने बिल्डिंग खरीदी, बताओ कौन सा एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। उसका इनॉग्रेशन करवा रहे हैं, उस पे खर्चा करा, पार्टी वार्टी दी है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 8 क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है इंक्रीजिंग फ्यूल एफिशिएंसी इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कॉम्प्लेक्स करने के लिए क्वेश्चन को अलग-अलग बीच के बहुत बारीक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बीच-बीच में से, सुन लीजिए ध्यान से। सर हमने कैपिटल और रेवेन्यू में जब एसेट खरीदते हैं स्पेशल तब भी बता रहा हूं। जो कार खरीदना आप सभी को पता है सर कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट है, कोई डाउट नहीं है। कार खरीदने के बाद उस पे रिपेयरिंग करवा रहे हैं, उसमें पेट्रोल डलवा रहे हैं, उसके बिल्डिंग की पेंटिंग करवा रहे हैं, ऐसे खर्चों में कंफ्यूजन स्टार्ट हो सकती है कि सर ये कैपिटल है कि रेवेन्यू। तो ध्यान दीजिए कि जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो उससे पहले के तो खर्चे एसेट की कॉस्ट में ऐड होंगे, तो सारे पक्की बात है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे मशीन को इंस्टॉल करवाने का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर, सेकेंड हैंड मशीन भी खरीदी उसमें रिपेयरिंग का खर्चा कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक बार एसेट रेडी टू यूज हो गई उसके बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जनरली बोल रहा हूं, उसका मतलब कोई एक्सेप्शन भी है इसकी। अगर ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ जाए ऐसा एक्सपेंडिचर है तो वो कैपिटल बन जाएगा। एग्जांपल देखते हैं। सर मैंने बिल्डिंग खरीद ली और बिल्डिंग के बाद मैं हर साल उसमें पेंटिंग करवाता हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग में कोई टूट फूट हो गई, रिपेयरिंग करवाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग में एक फ्लो डलवाया, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ गई। सर लैपटॉप खरीदा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। एक साल के बाद इसकी एएमसी करवाई, खराब हो जाए तो ठीक कर देंगे, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कोई पार्ट खराब हो गया, नया लगवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। चार्जर खराब हो गया, नया लगवाया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रैम खराब हो गई, नहीं लगवाई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रैम खराब हो गई 4 GB की, इस बार मैंने 8 GB की लगवाई, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ गई। इंजन जितने सीसी का लगा हुआ था मशीन में वो हटा करके ज्यादा सीसी का लगवा दिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ओरिजिनल कैपेसिटी अगर बढ़ रही है तो ही कैपिटल एक्सपेंडिचर बनेगा खरीदने के बाद, अदरवाइज खरीदने के बाद हमेशा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, इंक्रीजिंग फ्यूल एफिशिएंसी। कोई ऐसा खर्चा करा हमने इससे ओरिजिनल एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रहेगा ये। उसके नीचे लिखा हुआ है टॉपिक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो है वो नॉर्मल एक्सपेंस होता है। उसके बाद 10 क्वेश्चन के बाद लिखा हुआ है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। देखिए मैंने इसको एवरेज आइटम का खर्चा कराया है, आइटम खर्चा कराया है, तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ध्यान रहेगा जी। सर सीएनजी लगवाना कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ सर लेकिन एसेट तो पहले भी रेडी टू यूज थी। एसेट तो पहले भी रेडी टू यूज थी। नहीं देखो बिल्डिंग में इसमें फ्लो डलवाया है तो वो भी रेडी, एसेट तो पहले से रेडी टू यूज थी। ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ी है ना। लैपटॉप पहले भी 4 GB में काम कर रहा था, 8 GB थोड़ा फास्ट करेगा। सीएनजी लगवाने तो 2 ऑप्शन हो गए हमारे पास है ना, ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ गई। सर अगर बिल्डिंग रेनोवेट करवा रहे हैं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपेसिटी नहीं बढ़ रही। अगर उसमें फर्नीचर और ऐड करती फिर कैपिटल। फर्नीचर तो अलग एसेट होती है, बिल्डिंग अलग एसेट होती है, कभी कंबाइन करते हैं इसको। ठीक। एक्सपेंस की कैटेगरी सर एक और सीख रहे हैं हम, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ये जो कैटेगरी बन रही है ये रेवेन्यू एक्सपेंस की बन रही है, ध्यान रखिए।
डेफर्ड रेवेन्यू नहीं है इस टॉपिक के अंदर, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है इस टॉपिक के अंदर, सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब नॉर्मल एक्सपेंस, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना, पेट्रोल डलवाना, किराया भाड़ा देना, एम्प्लॉय की सैलरी देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, नॉर्मल एक्सपेंस होता है, उसी की कैटेगरी करना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करने की वजह, डायरेक्ट जो है वो गुड्स से रिलेटेड वाला होता है, ट्रेडिंग में आता है, इनडायरेक्ट जो गुड्स से रिलेटेड नहीं होता है और P&L अकाउंट में आता है। अब मुश्किल काम कहाँ होने वाला है सर, कि क्वेश्चन में दे रखे होंगे 10 एक्सपेंस, अब आपको पहचान करनी, छटनी करनी कि कौन कौन से मैं ट्रेडिंग में लिखूं और कौन कौन से P&L में लिखूं। क्वेश्चन में सपोज सिर्फ ट्रेडिंग मांगा है तो आपको P&L वाले इग्नोर करने हैं, पता होना चाहिए कौन सा इग्नोर करना है। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन देखा, उसमें कैरेज इनवर्ड दिया हुआ था, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ था। कैरेज इनवर्ड हमने कंसीडर करा और कैरेज आउटवर्ड इग्नोर करा। डायरेक्ट एक्सपेंस सर, जब तक गुड्स रेडी टू सेल ना हो जाएं तब तक के सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंस। बिल्कुल वही लॉजिक है जो डेफिनेशन चैप्टर में पढ़ा था एसेट वाला। तो जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे उसकी कॉस्ट में जोड़ दो। तो वही काम कर रहे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स की कॉस्ट लिखी होती है सर परचेज के नाम से, तो परचेज के नीचे हम वो एक्सपेंस लिखे जा रहे हैं, बेसिकली गुड्स की कॉस्ट में वो खर्चे ऐड किए जा रहे हैं जब तक गुड्स रेडी टू सेल ना हो जाए। जब गुड्स बिल्कुल तैयार हैं बेचने के लिए, उसके बाद के सारे खर्चे वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं हो रहे, वो सारे के सारे P&L में जाएंगे। कैरेज आउटवर्ड, सेल के टाइम का किराया, मतलब उससे पहले ही गुड्स रेडी टू सेल थे, डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा। वेजेस, गुड्स बना रहे हैं वो वाले वर्कर्स, गुड्स से रिलेटेड हैं, उनके बनने से पहले का खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी, उनका गुड्स से कोई लिंक ही नहीं है, गुड्स वगैरह बन के तैयार हो गए हैं, बाकी एम्प्लॉइज अपना काम कर रहे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगा, P&L में। अब हमारा क्या होता है कि पहला साल है हमारे अकाउंट्स का सर, इतने ज्यादा हम फेमिलियर नहीं हैं इन सारे वर्ड से, तो एग्जाम में कोई वर्ड आए तो हम शायद ना पहचान पाए, ट्रेडिंग में आएगा कि P&L में आएगा। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग जितने भी टर्म्स, जितने भी वर्ड आज तक एग्जाम में आए हुए 11th क्लास में किसी भी स्कूल में, तो वो सारे के सारे वर्ड्स मैंने 2 पेज पे आपके दे रखे हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो आपके सामने है पेज पर 132 पर ट्रेडिंग अकाउंट और 134 पे P&L अकाउंट। ध्यान से देख लीजिए, 132 पे ट्रेडिंग अकाउंट और 134 पे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की डेबिट साइड देखेंगे तो बड़ी लंबी लिस्ट दे रखी है मैंने। ये जो लंबी सी लिस्ट है P&L अकाउंट के डेबिट में, मुझे बताओ कि ये डायरेक्ट एक्सपेंस है कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस, मतलब जो गुड्स रेडी टू सेल के बाद के खर्चे, या तो गुड्स से लिंक ही नहीं है उनका, या उनके रेडी होने के बाद के खर्चे हैं, वो सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस हैं। और जो रेडी टू यूज के पहले के खर्चे हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग जितनी भी आइटम आ सकती है मैंने सारी दे रखी हैं। तब भी कोई ऐसा कोई कंप्लीट लिस्ट नहीं है किसी बुक के अंदर, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज तक जितने स्कूलों में आया मैंने दे रखे हैं। कोई नया क्वेश्चन आ जाए, नया कोई टर्म आ जाए, तो तभी आपको जज करना पड़ेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया और कोशिश कर दीजिए ऑलमोस्ट सारी चीजें आपके सारे टर्म्स कवर हो। वापस ट्रेडिंग अकाउंट पर आ गए जी। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखिए थर्ड लास्ट आइटम 132 पे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में देखेंगे थर्ड लास्ट आइटम क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस। क्वेश्चन होता है डायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे लिखाओ तो डायरेक्टली ट्रेडिंग में लिख देंगे, बात खत्म हो गई। उसके नीचे लिखा है फैक्ट्री पावर। क्वेश्चन में इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ जाए या पावर आ जाए, P&L क्रेडिट। देखिए पावर वर्ड क्या है? जब हम देखिए आपको 2 मीटर पता है, तो डोमेस्टिक मीटर होता है जो हमारे घर में लगता है, जितने मिनट्स यूज करते हैं उसमें बढ़ती रहती है और बिल आता नहीं। एक कॉमर्शियल मीटर होता है, अगर हम कोई कॉमर्शियल काम करते हैं या शॉप वगैरह चलाते हैं या कोई बिजनेस चलाते हैं, उसमें जो मीटर लगता है वो कॉमर्शियल मीटर होता है। वो डोमेस्टिक मीटर जैसा ही होता है, उसकी रीडिंग रेट ज्यादा होते हैं, बस उसके जो रेट होते हैं वो ज्यादा होते हैं, बाकी रीडिंग बराबर ही आती है, मीटर भी सेम सा होता है। तीसरे टाइप का भी एक मीटर होता है जो हमारे नॉलेज में नहीं है, वो हैवी मीटर होता है। ऐसी मशीन है जो हैवी इलेक्ट्रिसिटी लेती हैं, जो ज़्यादा पावर की होती हैं, उनके लिए स्पेशल मीटर लगाया जाता है और उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग आता है। उस इलेक्ट्रिसिटी बिल को पावर के नाम से रिकॉर्ड करते हैं हम अकाउंटेंट। पावर का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मशीन, मैंने लिखा भी हुआ ब्रैकेट में।
ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है, फैक्ट्री पावर के ब्रैकेट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मशीन। तो सर मशीन का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो मशीन में तो गुड्स ही बनते हैं, तो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, गुड्स रेडी टू सेल के पहले का खर्चा हो गया, तो ट्रेडिंग में ही आएगा, पक्की बात है। एग्जाम में जरूरी नहीं है फैक्ट्री पावर नाम हो, सिर्फ पावर वर्ड भी हो सकता है, सिर्फ पावर वर्ड भी हो सकता है, फैक्ट्री पावर ही है, सिर्फ पावर वर्ड लिखा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ मशीन डायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड्स बनाने का खर्चा है, ट्रेडिंग में। तो एग्जाम में सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखा हो, तो नॉर्मल एक्सपेंस है, ट्यूबलाइट का, एसी का, फैन का, ये सारे खर्चे, इसका गुड्स से लिंक नहीं है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये पीएनएल में आएंगे, चेक कर सकते हो, पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, चेक कीजिए 134 पेज पे पीएनएल अकाउंट में लिखा हुआ होगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, चेक करो 134 पेज पे। हाँ जी सर अगर एक कंपनी में 10 न्यू एम्प्लॉयज आए तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, एम्प्लॉय एक्सपेंडिचर होगा ही नहीं, वी डू नॉट रिकॉर्ड मैन पावर। सर लेकिन जो सैलरी दे रहे वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। सैलरी का बोलो, सैलरी दे रहे हैं बताओ। सर लेकिन ओरिजिनल कैपेसिटी बढ़ गई, 10 और एम्प्लॉय आ गए तो 10 लोगों की सैलरी और बढ़ गई। देखिए इनका डाउट ये है कि सर हमारे पास 100 एम्प्लॉइज हैं और अब हमने 10 एम्प्लॉइज और रखे हैं, तो हमारे पास 110 एम्प्लॉइज हो गए हैं, और अब जो हम सैलरी दे रहे हैं वो ज्यादा दे रहे हैं पहले से, तो ये एक्सपेंस बढ़ा है, और पहले जो यूनिट्स बनती थी वो ज्यादा बन रही हैं अब, तो ये ओरिजिनल कैपेसिटी हमारी इंक्रीज कर रही है, इसलिए ये सैलरी शायद कैपिटल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। देखिए जी एम्प्लॉय को सैलरी देना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, चाहे एक एम्प्लॉय हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 एम्प्लॉय हो, चाहे 1 लाख एम्प्लॉय हो, क्योंकि एक महीना काम करा और हमने उसकी पेमेंट कर दी। दूसरी बात ओरिजिनल कैपेसिटी उसी एसेट की बढ़नी चाहिए ना भाई, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बिल्डिंग का दिया था कि बिल्डिंग में मैंने फ्लोर डाल दी तो बिल्डिंग कैपेसिटी बढ़ी, इसलिए हम बिल्डिंग के उस खर्चे को एसेट मान रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं, एक्सपेंस नहीं बोल रहे। एम्प्लॉय अगर मैं 100 को 110 रख रहा हूं तो एम्प्लॉय थोड़ा ना कोई कैपेसिटी बढ़ रही, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, ये तो हो रहा है इससे, और प्रोडक्शन जो होती है वो यूनिट्स में होती है, उसकी रिकॉर्डिंग हम करते ही नहीं, वो मॉनिटरी एस्पेक्ट है। जिस चीज पे खर्चा हो रहा है उस चीज को ही, और उसकी कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एम्प्लॉय अगर हम और रख रहे हैं तो इससे एम्प्लॉय की कैपेसिटी नहीं बढ़ रही, ठीक है, कोई पर्टिकुलर एसेट नहीं दिख रही इसमें हम ऐड करें, ले लोगे जी बात। रीडिंग अकाउंट पूरा फटाफट से रीड कीजिए, एब्नॉर्मल लॉस के अलावा कोई डाउट हो तो 132 पेज पे ट्रेडिंग अकाउंट एक एक आइटम बहुत अच्छे से रीड कीजिए, जो एब्नॉर्मल लॉस इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो बताएं। सर फैक्ट्री का रेंट हो तो ट्रेडिंग अकाउंट है, बिल्कुल सही। स्क्रैप से डबल डिस्कस को याद कीजिए, गार्बेज नहीं सेल ऑफ स्क्रैप क्या कॉन्सेप्ट है जी, जो रॉ मटेरियल हम यूज करते हैं प्रोडक्शन में, नोट कर लीजिए आप लोगों ने, Yes. नोट करिए फटाफट से। सेल ऑफ स्क्रैप क्या चीज हम रॉ मटेरियल इस्तेमाल करते हैं प्रोडक्शन में, उसका कुछ पोर्शन जो वेस्टेज बच जाती है उसको हम दोबारा सेल कर सकते हैं अपने सप्लायर को, वो होती है सेल ऑफ स्क्रैप। ये बच्चे टर्म 2 जब स्टार्ट हुआ था नहीं आ पाया था एग्जाम्स की वजह से, ये ऑनलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूँ मैं टीटीएस में शाम को 7 बजे, रिसोर्स एक्सचेंज कराऊंगा पहले, उसके बाद रेक्टिफिकेशन वायरस, तो जिसका चैप्टर छूट गया हो, क्लास ना ली हो उसने, और वो चाहे तो क्लास ले सकता है, ये वाली इसको भी क्लास लेनी हो, क्लास से 2 मिनट पहले मुझे व्हाट्सएप कर दें, जैसे मुझे लिंक सेंड कर दीजिए, मैं उसको लिंक सेंड कर दूँगा टीटीएस में शाम को 7 बजे थर्सडे से। हाँ जी
रिकॉर्डिंग का ऑप्शन रहेगा आपके पास में। सर सुबह 11 बजे वाला बैच नहीं होना ऑफलाइन क्लास का? नोट कर लिए सभी ने? ध्यान से देखिए बोर्ड पर। लास्ट आइटम कवर कर रहा हूँ ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट की लास्ट क्लास है आज, नेक्स्ट क्लास में P&L स्टार्ट होगा। लास्ट पॉइंट पढ़े ट्रेडिंग अकाउंट में क्या रह रहा है, ध्यान से देखिए। सर गोदाम में आग लग जाती है और 10,000 रुपए के गुड्स जल के खत्म हो जाते हैं। क्वेश्चन में ये ट्रांजैक्शन है। अब इसे किस तरीके से हमें काउंटिंग करनी चाहिए ट्रेडिंग में, P&L में, तो ध्यान से देखिए। तो ट्रेडिंग अकाउंट का काम ये होता है कि जो हमने गुड्स बेचे हैं उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता। जो हमने गुड्स बेचे हैं उस पे प्रॉफिट कैलकुलेट करके बता। कुछ अदर चीजें हुई हैं जैसे एम्प्लॉय की सैलरी गई या कोई अबनॉर्मल कोई चीज हो गई, वो सारा रोल इस अकाउंट का नहीं है, वो दूसरे वाले अकाउंट का है जिसका नाम है P&L। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में रुपीस की वजह से देना है बात, ट्रेडिंग अकाउंट अगर मैं रुपीस की बजाय यूनिट्स में बनाऊं, जैसे ओपनिंग स्टॉक मान लीजिए मेरे पास 100 यूनिट्स रखी थी, मैंने परचेज करी इस साल 500 यूनिट, टोटल 600 यूनिट हो गई। 600 में से मैंने 400 यूनिट बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक में बची 200 यूनिट, मतलब डेबिट क्रेडिट इक्वल आएगा। अगर मैं ये बनाऊं यूनिट्स में, हालांकि बनाते नहीं है कभी, हम सिर्फ मॉनेटरी एस्पेक्ट में ही रिकॉर्ड करते हैं, समझने के लिए बता रहा हूं मैं कि ये हिसाब देता है ट्रेडिंग अकाउंट। डेबिट साइड में हिसाब कहां कहां से यूनिट्स आई, क्रेडिट साइड में हिसाब कहां कहां यूनिट्स गई। ठीक। जो गुड्स जली है सर, मान लीजिए 10,000 रुपए की है, मान लेता हूं कि 50 यूनिट फॉर एग्जांपल, ये 50 यूनिट ये हमने खरीदी होंगी इस साल, और ड्यूरिंग द ईयर आग लगी तो खरीदी होगी, इसका मतलब 500 में इंक्लूड होगी, वो इस 500 में इंक्लूड होगी। बस इस साइड तो है, इस साइड ना तो बिकी और ना क्लोजिंग स्टॉक में। सौ यूनिट थी, 500 खरीदी, टोटल 600 हो गई। 600 में से मैंने 400 बेच दी, बची 200, 50 जल गई, बची 150 वो मेरे स्टॉक में पड़ी हुई। समझ आ रही है बात? इसलिए अब नॉर्मल लॉस ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में आता है। सर ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में तो इनकम आती है, अब नॉर्मल लॉस कहां से इनकम हो गई? रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस से नॉर्मल एक्सपेंस होता है, क्रेडिट साइड में तो इनकम आती है। तो ये इनकम क्रेडिट साइड में क्या कर रहा है? ये परचेज का वो हिस्सा है जो इस साल खर्च नहीं हुआ। हमें ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ उन्हीं आइटम को खर्चा बोलना है जो इस साल बिका है। क्लोजिंग स्टॉक को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा? परचेज का वो हिस्सा है जो खर्च नहीं हुआ, नेगेटिव एक्सपेंस। अब नॉर्मल लॉस परचेज का वो हिस्सा है जो इस साल नहीं बिका, नहीं खर्च हुआ, अगेन नेगेटिव एक्सपेंस, इससे क्रेडिट में आ रहा है। एक्चुअल में लेकिन लॉस तो हुआ है, लॉस P&L अकाउंट में लिखेंगे 10,000 रुपए। इसका मतलब सर क्वेश्चन में लिखा हो लॉस बाय फायर 10,000 रुपए, तो हमें वो 2 बार लिखना है। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में भी लिखना है और P&L अकाउंट के डेबिट में भी लिखना, 2 बार लिखना है। सर लॉस को यहां ना लिखने की बजाय हम इसमें से लेस भी कर सकते हैं। अभी देखो बराबर ही आ रहा, 500 खरीदी थी, 50 जल गई, 450 अल्टीमेटली हमने खरीदी नेट। 100 थी पहले से, 450 खरीदी, 550 हो गई, 400 बेच दी, 150 बच गई। सही है जी? याद कीजिए लॉस बाय फायर की एंट्री क्या करते थे हम? लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज इज अकाउंट, परचेज कम करते थे, देखो परचेज कम कर रहा है। तो ये ट्रीटमेंट भी 100% करेक्ट है। अगर नॉर्मल लॉस हमें यूनिट्स का दे दिया जाए तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखो या परचेज में से माइनस करो, दोनों ही ट्रीटमेंट 100% सही है। दोनों लेस होंगे यहाँ पर, मतलब टू परचेज लेस और नॉर्मल लॉस लेस परचेज रिटर्न, फिर आउटर कॉलम में फाइनल अमाउंट है। क्लियर हो गई जी बात? देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा होगा क्रेडिट साइड में, सेकंड लास्ट आइटम अब नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, और यही चेक करो P&L के डेबिट में भी है कि नहीं।
क्योंकि डेबिट में लिखा होगा नीचे से करीब 7th आइटम है लॉस बाय फायर या फिर थेफ्ट या फिर डैमेज, इस वजह से लॉस होता है, तो यहाँ पर भी आएगा। इन अकाउंट का डेबिट में आने की वजह क्योंकि एक्चुअल में लॉस हुआ है, गुड्स जले हैं। यहाँ पर आने की वजह क्योंकि ये सामान नहीं बिका, परचेज में से मुझे हटाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे वही वाले गुड्स रखने हैं जो बिके, ये वाले गुड्स बिकेंगे इसलिए हटा दिए, परचेज में से हटाना, परचेज में से लेस करके हटाऊं, इसके अपोजिट साइड में लिख दूं, एक ही बात है। क्लियर हो गई ये बात? ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया जी हमारा। 132 पेज से इसके एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं जी, कैलकुलेशन वाले हैं, थोड़ी मैथमेटिक्स वाले भी हैं, जैसे कॉस्ट दे रखी है, जीपी क्रॉप सेल पर हो, इस टाइप के क्वेश्चन सारे के सारे आपको ट्राई करने हैं और चैप्टर के एंड में भी दे रखे हैं। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपके नॉर्मल पेपर में 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, तो यहाँ सोचे कि एमसीक्यू के फॉर्म में ही है। तो पेपर आपका टर्म 2 में आना है, उसमें 20% पेपर आपका 1 मार्क वाले क्वेश्चन ही होंगे, 20% पेपर इसमें एमसीक्यू ट्रू फॉल्स इंटरवेंस ये सब रहेंगे। तो सोचना बिल्कुल एमसीक्यू करना ही नहीं है, पेपर 20% 3 साल पहले ही आ चुका है, 20% पेपर एमसीक्यू की बेस कर देगा, तो वो अभी भी रूल है, 20% एमसीक्यू भी रहेगा, तो एमसीक्यू भी आपको सारे करने हैं। चलिए आज फिर